यूएन में काम करना कोई मुश्किल भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे साथ के जो आईपीएस थे वो पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं पेट्रोल भरने के लिए, और मैं वहाँ पे स्टेशन कमांडर की पोजीशन पे पहुंचा। थोड़े से समय एडहॉक बेस पे डिप्टी रीजनल कमांडर भी रहा। तो उन्होंने वहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं हमारे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन चाहिए, और तब जाकर के मुझे दोबोए रीजन में तैसलिस नाम के एक बहुत बड़े स्टेशन का स्टेशन कमांडर लगाया गया, जिसमें पूरा एक स्टेट आया करता था। पूरे स्टेट में 12 जिले थे, उनके ऊपर मैं, अब आप समझ सकते हैं कि पूरी स्टेट का एक चीफ होना, यहाँ पे डीजीपी होता है, बट बिकॉज आई एम ब्लैक, बड़ा यूं। सर, यूएनओ के लिए भी आपने भारत को प्रतिनिधित्व किया है 2001 से। देखिए, बहुत साधारण सी बात है, यूएन में काम करना कोई मुश्किल भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था। डिपेंड करता है कि आप यूएन के मिशन में किस देश में गए हैं। मैं 2001 में बोस्निया के लिए सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल। और बोस्निया में पहले चला गया, इसलिए मैं सूडान भी चला गया। अगर मैं पहले सूडान चला जाता तो मैं बोस्निया भी नहीं जाता, क्योंकि भारत से बाहर जाने का सिर्फ एक एपिसोड था कि मैं पाकिस्तान में 40 किलोमीटर अंदर गया। अच्छा। अगर विदेश जाने की बात करते तो हालांकि मैं उसको विदेश नहीं मानता, लेकिन विदेश जाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस बोस्निया का था। 2001 में मैं बोस्निया गया, और इतनी सुंदर जगह, बिल्कुल हमारे कश्मीर की तरह से सुंदर, बर्फ और बहुत अच्छे लोग, बहुत सुंदर लोग, बहुत बढ़िया लोग, कोऑपरेटिव, हर तरह से। वो एक्सपीरियंस ऐसा बढ़िया था कि यूएन मिशन में जाने का मन करता था कि और जाएं। वहाँ पर भी हालांकि 1 साल के लिए जाते हैं, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत अच्छी रही। यहाँ पे भारत में मुझे फिर, मैं बहुत इस बात का अपने आप को डेयरिंग डेविल कह सकता हूँ कि मैं किसी बात को कहने का साहस रखता हूँ। हमारे भारत में और राजस्थान में भुगतभोगी हैं हम भी। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये वो, प्रमोशन, ये सब चीज़ें एक बहुत लंबा, एक अलग तरह की प्रक्रिया और अलग तरह की बातें हैं यहाँ पे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में या कुछ दूसरी जगह ऐसा नहीं होता हो, लेकिन यूरोप में ऐसा, यूनाइटेड नेशंस में ऐसा नहीं होता। और वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस आपको उस जगह पे पहुँचा देती जहाँ के आप अधिकारी हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे साथ के जो आईपीएस थे वो पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं पेट्रोल भरने के लिए, और मैं वहाँ पे स्टेशन कमांडर की पोजीशन पे पहुँचा। थोड़े से समय एडहॉक बेस पे डिप्टी रीजनल कमांडर भी रहा। एक होता है ना, चार्ज ले लेना किसी चीज़ का, लेकिन स्टेशन कमांडर की पोस्ट भी इतनी आसान नहीं होती कि किसी इंडियन को मिल जाए। इंडियन को क्या, किसी कॉलोनियल कंट्रीज़ के रहने वाले आदमी को मिल जाए। वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होता है। मैं अपनी पोजीशंस जो मैंने एक्वायर की उसके बारे में बता रहा हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी पुलिस ऑफिसर्स या आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन होने की वजह से अच्छी पोजीशन दे दी जाती है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, खासतौर से ये 4 जो लोग साउथ ईस्ट एशिया, हाँ, कॉलोनियल कंट्रीज़ के, यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको किसी अच्छी की पोजीशन जिसको कहा जाता है उस पर लगाने के लिए उनकी परीक्षा ली जाती है। मेरी भी परीक्षा हुई, और मुझे गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोई मांगेगा तो दिखा दूंगा, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने अच्छा रख रखा है। इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ये 3 चीज़ों की परीक्षा होती है। मेरे 98% नंबर थे उसमें, 98%। और 98% का नंबर है कि इमीडिएट इफेक्ट से इनको इस पोजीशन पे लगाया जाए, एक बड़ी की पोजीशन पे लगाया जाए। लेकिन क्योंकि किसी इंडियन को पहली बार ये पोस्टिंग दी जा रही थी, वहाँ पे कई तरह की नुक्ताचीनियाँ हो गई कि नहीं, फिर उनको कोई छोटा स्टेशन दे दिया जाए, छोटी जगह पे लगाया जाए। हम अड़ गए इस बात पे कि हमने अगर क्वालिफाई किया है तो हम तो बड़े स्टेशन पे ही लगेंगे। बिल्कुल। और इस बात के लिए बेलग्रेड से हमारी जो, बोस्निया में हमारी कोई एम्बेसडर नहीं था कोई भी, बेलग्रेड से हमारी जो एम्बेसडर थी लक्ष्मीपुरी, मैडम आई, और जब उनको नोटिस में, उनके संज्ञान में ये बात लाया गया कि साहब हमारे मॉनिटर्स ने, हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने इस तरह से परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें पोजीशन नहीं दी जा रही है, तो उन्होंने वहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं हमारे, SRSG बोलते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन, कोफी अन्नान के जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, उनसे जाकर के बात की कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और तब जाकर के मुझे
दोबोए रीजन में तैसलिच नाम के एक बहुत बड़े स्टेशन कमांडर लगाया गया, जिसमें पूरा एक स्टेट आया करता था। पूरे स्टेट में 12 जिले थे, उनके ऊपर मैं, अब आप समझ सकते हैं कि पूरी स्टेट का एक चीफ होना, यहाँ पे डीजीपी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये मतलब था मेरा कहने का। तो वो पोजीशन मैंने वहाँ पे एक्वायर की, और वहाँ रहते हुए मैंने अपने स्टेशन पे, जो आपने अभी ब्लड डोनेशन वाली बात की, तो क्रिएटिव एक्टिविटी मैं बहुत करता रहा वहाँ पे। उसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब बोस्निया में मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में झगड़ा हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, अपनी अपनी जगह से दूर चले गए, विस्थापित हो गए, तो बहुत बड़ी नंबर, एक बहुत बड़ा संख्या, जनसंख्या कहेंगे, वो इस तरह से विस्थापित हुए थे। मेरे एरिया में 60,000, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 60,000 लोगों को हमने रिहेबिलिटेट किया। और उसकी वजह से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल सेक्रेटरी, SRSG जिसको बोलते हैं, जब ये बात UNDP के मार्फत बात पहुंची, UN में पहुंची, UN हेडक्वार्टर में पहुंची, तो उन्होंने SRSG को इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसा कौन सा इंडियन ऑफिसर है जिसने 60,000 लोगों को रिहेबिलिटेट किया है उनके एरिया में देख कर गया। वो वेरीफाई करने के लिए कह सकते हैं, हालांकि वेरीफाई नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे जैसे हम कभी अंडर कवर होते हैं, ऐसे कोई ना कोई बहाना कर लिया जाता है। अगर हमारी उस पर शक किया जाएगा कि हमने ये काम किया है या नहीं किया है, तो फिर असंतोष हो सकती है चीज़ें। तो इसलिए कि साहब मैं आकर के और वहाँ पे उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, ये वो ऐसा करके और प्रोग्राम बना, और वो मेरे एरिया में आकर के देख के गए। एक तो थी ये मेरा अचीवमेंट, बाकी और दूसरे अचीवमेंट भी हैं। ब्लड डोनेशन की बात आपने पार्टिकुलरली पॉइंट आउट की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़ यहाँ हिंदुस्तान में भी करता रहा था। उससे पहले मैं ब्लड डोनेट करता रहा था एनसीसी में। फर्स्ट टाइम मैंने 1976 में जब हम एनरोल हुए थे, पहला ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, और उसके बाद से लेकर के हर छठे महीने में ब्लड डोनेट करता रहा था। तो न मालूम कितनी बार ब्लड डोनेट किया है मेरे पास में, यूँ करने के लिए कि साहब मैं 60 बार से ज़्यादा कर चुका, ये मैं कह सकता हूँ दावे से। वो तो रिकॉर्ड बता सकता है, SMS का रिकॉर्ड भी बता सकता है, अगर उन लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हो। तो मैंने वहाँ पे उस ब्लड डोनेशन का एक लोगों में, मेरे जो स्टेशन के मॉनिटर्स पुलिस ऑफिसर्स थे, 48 देशों के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ में वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं अंडर में नहीं कह रहा कि मेरे अंडर में काम करते, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि साहब सबॉर्डिनेट हैं। यहाँ पे इंडिया में भी बोलते हैं ना सबॉर्डिनेट, मैं बोलता हूँ जूनियर सीनियर। मैं वहाँ पे कोलीग बोल रहा हूँ कि वो मेरे कोलीग थे, काम मेरे अंडर करते थे, ये बात अलग है। तो मेरे जो 48 कंट्रीज़ के कोलीग थे, मैंने उन सब लोगों के बीच में मॉर्निंग ब्रीफिंग के टाइम पे एक दिन ये विचार रखा कि यार यहाँ पर इस देश में लोगों के साथ में इतनी त्रासदी हुई है, आज भी हॉस्पिटल्स में इतने सारे लोग ब्लड के अभाव में प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्लड डोनेशन के अपन एक ग्रुप बनाते हैं और अपनी देखे देख अपने जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी मोटिवेट होंगे, तो अपन ये कर सकेंगे। सारे तैयार। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो ग्रुप था, उनका एक नेता नहीं था, लेकिन लीडर तो फिर भी लीडर ही कहेंगे, गिलबर्ट, मुझे नाम याद है, वो मुझे मास्टर कहा करते थे, मास्टर यूँ करके बात कर। तो वो मेरे पास आया और वो बोला कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों, डरते हो क्या? बोले नहीं मास्टर, डरते नहीं हैं, बट बिकॉज आई एम ब्लैक। बड़ा यूँ एक मन में ग्लानि और कुंठा और जो गुस्सा उससे, क्योंकि मैं काला हूँ इसलिए मेरे ब्लड को ले तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी को यूज़ में नहीं लेंगे। मेरे को पहली बार लगा कि डिस्क्रिमिनेशन मेरे देश में ही नहीं होता, दूसरे और देशों में भी इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह की बात है। मैंने काफ़ी मोटिवेट किया उनको कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सही थी। वहाँ पे और दूसरी जगहों पर भी मैंने ये महसूस किया कि अगर किसी अफ्रीकन आदमी ने ब्लड डोनेट किया है तो वो डॉक्टर्स या वहाँ पे जो भी हैं वो ले तो लेते हैं, लेकिन उस ब्लड को यूज़ नहीं करते थे। आज की स्थिति मेरे को नहीं पता। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो बड़ा मन को दुखाने वाला था, वो ब्लड डोनेशन वाला। लेकिन वहीं पे रहते हुए एक जरूर मैं आपको अपनी दुस्साहसी कहूँगा, दुस्साहस भरी बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि वैसा दुस्साहस उस पूरे मिशन में, अब तो बोस्निया में कोई मिशन नहीं है, यूएन की कोई बात नहीं चल रही, तो वहाँ पर दुस्साहस दिखाने वाले मुझसे पहले एक हैदराबाद के प्रमोद पलकम शेट्टी हुआ करते थे, एडिशनल एसपी, उन्होंने किया था। वो दुस्साहस क्या था
कि जर्मन आर्मी उस वक्त थी वहाँ पे स्टेबिलिटी फोर्सेस के रूप में काम करती है, कि भाई ऐसे तो शांति सेना काम कर रही है, लेकिन कभी अनरेस्ट हो जाए तो उसको स्टेबल करने के लिए स्टेबिलिटी फोर्सेस के नाम से अलग अलग कंट्रीज़ के जो रेगुलर आर्मी होती थी उन लोगों को वहाँ पे लगाया जा। जर्मन आर्मी काम कर रही थी, तो जर्मन आर्मी अपने जवानों को एक्टिव रखने के लिए हर 3 महीने में एक ऑपरेशन किया करती थी। शिवालिक स्नो हिल्स हैं वहाँ पे। अब मैं शिवालिक से कभी कभी जोड़ता हूँ शिवालिक पहाड़ियाँ, लेकिन वो शायद ऐसा सच नहीं है कि वो शिव से संबंधित कोई बात हो, लेकिन पहाड़ियों का नाम शिवालिक हिल्स हैं, स्नो हिल्स। उन शिवालिक स्नो हिल्स में 30 किलोमीटर का उनका एक ऑपरेशन था, और उसको ऑपरेशन को पूरा करने का टाइम था 8 घंटे का। उस 8 घंटे को मिशन को पूरा करने के लिए जर्मन आर्मी के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो टाइमली प्रैक्टिस किया करते थे, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस किया करते थे। मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मुझे जस्ट आकर के और वहाँ का जो जर्मन आर्मी का जो मेरे एरिया में जो कमांडर था उसने बोला, हुक्म, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन दिस ऑपरेशन। मैं कहा चलो चलते हैं। हम चले गए साहब, कुछ तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। और वो दुस्साहस मैंने किया कि मैं उस 30 किलोमीटर बर्फीली पहाड़ियों में करके आया। और उसकी दुश्वारियां बहुत सारी हैं, उसके बहुत सारे दूसरी और भी कहानी है कि अश्विन नाम का एक जो इंडोनेशिया का था, कैसे उसके घुटने जुड़ गए, वो थोड़ा सा किसी काम से नीचे बैठा यूरिन पास करने के लिए और उठ नहीं पाया, जाम हो गए, और मैं उसको उठा करके और 3 किलोमीटर का रास्ता कंधे पे लाद करके। तो बाकी जो जर्मन आर्मी के लोग थे उनके साथ में तो उनका अपना खुद का बैगेज भी होता था, राइफल भी होती थी, ठीक है। मेरे पास में कुछ नहीं था। मैंने 6 घंटे 17 मिनट में, उन लोगों ने 8 घंटे में पूरा किया होगा, मैंने 6 घंटे 17 मिनट में वो मिशन पूरा किया। और शायद और जल्दी कर सकता था अगर अश्विन के साथ में ये ना होता। अश्विन मेरी तरह से ही इंडोनेशिया का पुलिस ऑफिसर था, और वो जब यूरिन पास करने के लिए कहीं पर बैठा, अश्विन नाम हिंदू लग रहा है लेकिन इंडोनेशिया में मुसलमानों के नाम भी बिल्कुल हिंदुओं जैसे ही हैं, उनकी सारी पूजा पद्धति और ये सब हिंदुओं जैसी है। वो एक लंबी दूसरी साइड ट्रैक हो जाएंगे चीज़। कुल मिलाकर ये बता रहा हूँ कि अश्विन को जब ये हुआ तो मैं उसको कंधे पे उठाया, और अश्विन भी दूसरे जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे वहाँ पे, वो अपना 10-12 किलो का एक सामान अपने साथ हमेशा रखते थे कि इन केस अगर वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़े तो उनका ज़रूरी सामान उनके पास में हो, तो वो पिट्ठू में रखते थे। मैं ऐसा बेवकूफ़ कह सकते हैं, डेयरिंग डेविल जिसको शब्द मैं अपने आप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं ऐसा कुछ नहीं रखता था। ठीक है यार, होगा जो देखा जाएगा। मैं जुगाड़ी बहुत हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल करके और काम कर सकता हूँ। तो वो उसका खुद का वजन और उसका वो जो 12-15 किलो का पिट्ठू था, वो उन दोनों को लाद करके 3 किलोमीटर, और आखिर के जो 500 मीटर का जगह थी जहाँ पे हमारा मिशन पूरा होना था, वो तो बहुत नुकीले पत्थर थे, और बर्फ़ के टाइम में वहाँ पे ऐसी ज़्यादा फिसलन भी थी, और पत्थर जो है, मेरे जूते तो फट ही गए थे, जूते वूते सब फट गए थे। तो मैं उस 3 किलोमीटर में से भी वो जो 500 मीटर का रास्ता था, जो मैंने 6 घंटे 17 मिनट पूरे मिशन में उसमें लगाए ऑपरेशन में, उनमें 1.5 घंटा सिर्फ ये 500 मीटर वाला और ये जो 2.5 किलोमीटर का एरिया था जिसमें अश्विन को मैंने कांधे पर लाया। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जर्मन आर्मी का जो हेड था वहाँ पे, कर्नल, नाम अजीब है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा, उसने बोला इंडिया। अरे उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि मुझसे पहले प्रमोद पलकम शेट्टी, उसका जो मेडल है वो भारत में गर्व के साथ फिर कह रहा हूँ कि केवल 2 आदमियों के पास में है, एक मेरे पास और एक वो प्रमोद पलकम शेट्टी साहब, जिनसे मैं मिला नहीं कभी, लेकिन उनका नाम उनके साथ उस कर्नल से मैंने सुना था। आफ्टर प्रमोद पलकम शेट्टी यू आर द सेकेंड वन हु हैज़ कंप्लीटेड दिस मिशन, दिस ऑपरेशन, आई कांट बिलीव दिस। और उसने अपनी, और वो भी बोला, एंड विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट ट्रेनिंग, प्रमोद पलकम शेट्टी हैड टू गॉन थ्रू ऑल द ट्रेनिंग। वो मतलब इतना चमत्कृत होकर के, और उसने सम्मान में अपनी कैप मुझे दी। वो कैप तो अब 22 साल हो गए, उनकी थी जो खराब हो गई, लेकिन उसकी कैप का जो बैज है वो आज भी मेरे पास में रखा हुआ है, वो मेरे कलेक्शन में है। सर, आपने ब्लड डोनेशन के अंदर एक मेरे को किस्सा बताया था कि वो सूडान का है। हाँ, वो किस्सा सूडान का है। अब उस ब्लड डोनेशन का ही दूसरा जो पहलू है, जैसे वहाँ पे गिलबर्ट ने मेरे से कहा टेस्ट लिस्ट में, नाउ मास्टर
माई कोलिग्स विल नॉट डोनेट। तो ये चीज़ वहाँ पे सूडान में दूसरे तरीके से मेरे सामने आई। मैं सूडान में जोंगले स्टेट, साउथ सूडान में पड़ता है वो, जुबा से 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे सड़क का रास्ता तो आप भूल जाएं, अब तो बन गया होगा क्योंकि वो भी मैंने 2010 में किया था, आज 12 साल बीत चुके हैं। और जब हम थे वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, पहाड़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। साउथ सूडान में तो मिट्टी की ही सड़कें हुआ करती थी, पानी से छिड़क छिड़क करके बारिश के दिनों में दलदल हो जाती थी। कुल मिलाकर के जुबा से 250 किलोमीटर दूर जोंगले स्टेट, और जोंगले स्टेट की राजधानी जो थी वो थी बोर। मैं जोंगले स्टेट का ट्रेनिंग ऑफिसर था। वो ट्रेनिंग ऑफिसर के भी अच्छे किस्से हैं जिनकी बात करेंगे, लेकिन उस जो आपने अभी ब्लड डोनेशन वाली बात की कि क्या किस्सा था वो, तो वो वहाँ पर भी जब मैंने देखा कि कोई, हम लोगों ने तो तैयार कर लिया, मैंने वहाँ पर भी बिल्कुल तहसील की तरह से लोगों से जो मेरे साथ में थे उनसे बोला, तो हम लोग तैयार हुए, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन एक दिन मैं वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस जोंगले स्टेट का जो था उनसे बात कर रहे थे, ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने की जो बात कर रहे थे। तभी मेरा जो लैंग्वेज असिस्टेंट था चोल, उसके पास में किसी ने आकर के बोला कि तेरी बहन हॉस्पिटल में इस तरह से है और ब्लड की कमी की वजह से मरने वाली है। तो मैंने जो कमिश्नर था उससे बोला, मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या बात है। मैंने उस चोल से बोला कि तू ब्लड डोनेट कर ले, तेरा तो ब्लड, तो उसने ना नुकर की, पता नहीं किस तरह से करके, और कुल मिला करके मैं ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुंचा। 2 यूनिट अकेले ने दी। मेरा हीमोग्लोबिन उस वक्त अच्छा था, 13 पॉइंट समथिंग था, और मेरे ब्लड से उस लड़की की जान बच गई। बाद में मुझे पता लगा कि वहाँ के लोगों में, हालांकि बाद में उन्होंने उसको फिर समन्वित करने की कोशिश की, रेक्टिफाई करने की कोशिश की, उन लोगों का ये मानना था कि अगर ब्लड हमारे उसमें से निकालते हैं, नसों में से निकालते हैं, तो आत्मा बाहर निकल जाती है, आत्मा बाहर निकल जाती है, इसलिए हम ब्लड। अरे मैंने कहा तुम लोग गोलियां चलाते हो, इतना खून खंजर करते हो, तब तुम्हारी खून निकलता तो आत्मा बाहर नहीं निकलती। नो नो नो, जस्ट थ्रो द सिरिंज, इफ यू डू इट देन आवर सोल विल आउट, आत्मा बाहर निकल जाएगी। बाद में उन्होंने सोल को सॉल्ट से कन्वर्ट कर दिया। नहीं, हमारा मतलब तो सॉल्ट था। लेकिन मेरा ये जो काम था जिससे उस लड़की की जान बची, चोल की बहन की, तो वो मेरा FM चैनल और टीवी और पोस्टर छप गए वहाँ पे कि एक इंडियन ऑफिसर ने इस तरह से ब्लड डोनेट किया है। और ब्लड डोनेशन का एक जो उनके अंदर किसी तरह की कोई गलतफहमी थी या जो भी रहा होगा, वो किसी हद तक ख़त्म हुई और लोगों ने ब्लड डोनेट करना शुरू किया। ये मैं अपना एक कंट्रीब्यूशन, मतलब मेरे यहाँ पे इंडिया में मैंने जितनी भी बार ब्लड डोनेट किया होगा ना, उन सब का रिवर्ट मुझे वहाँ पे जाकर के मिला कि मैं किन्हीं लोगों में ये मैसेज पास करने में सफल रहा कि ब्लड डोनेट करने से जान बचाई जाती है। और उसको बहुत पोइटिकली फिर एक सूडान नाम से, एक इन सूडान नाम से यूनाइटेड नेशंस की एक मैगजीन छपती होगी अभी भी, क्योंकि सूडान में मिशन चल रहा है। उस इन सूडान नाम की जो बहुत प्रेशियस कही जाएगी उस मैगजीन को, उसमें आपका पूरा पेज होना, पूरे पेज में इंटरव्यू होना और पूरे पेज में आपकी फ़ोटो होना बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि तो उसमें वो छपी और मेरा FM चैनल पर मेरा इंटरव्यू हुआ, टीवी पे हुआ, पोस्टर्स लगे वहाँ पे पूरे उस बोर में, राजधानी में, और उसके मार्फत पूरे जोंगले स्टेट में लोगों ने ब्लड डोनेट करना शुरू किया।